हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको ये मैं बता दूं कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड कहानी है। इस कहानी के अंदर हम लोग एनालिस मैरी एन फ्रैंक, जो कि 12 जून 1929 को पैदा हुई थी और 1945 तक की सरवाइव कर पाई थी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक जर्मन लड़की है जो एक जेविस गर्ल के रूप में पैदा हुई और वो अपने परिवार के लोगों के साथ में और चार दोस्त उनके साथ में एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था और जर्मनी ने नीदरलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो जब उस एरिया में जहाँ की एम्स्टर्डम है और वो लोग रह रहे थे, नाजी लोग आ गए, तो उसके बाद में उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ा और उसके बाद में उन्हें उनके जो फादर हैं ओटो फ्रैंक, उनके ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसमें लगभग 2 साल के लिए हाइड यानी छिपना पड़ा। और धीरे धीरे 2 साल के बाद में किसी की धोखेबाजी से वो लोग पकड़े गए और उसके बाद में वो एक कंसंट्रेशन कैंप में चले गए, जहाँ पे उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। वहां पे उनकी बहन की और उनकी खुद की भी मौत हो गई। वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद में उनके फादर वापस लौटते हैं और उसकी डायरी को पाते हैं और उसे काफी यूनिक पाने के कारण से वो उसे पब्लिश करवाने का इरादा करते हैं और द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के टाइटल से वो इसे पब्लिश करवाते हैं। ये जो डायरी है उन्हें उनके 13 बर्थडे पे दी गई ताकि वो अपने जीवन के इवेंट्स को लिख सके और उसके बाद में इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। ये एक 13 ईयर ओल्ड की डायरी है जो कि बहुत बड़ा शानदार मैसेज देती है। हालांकि 13 ईयर ओल्ड बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता है, परंतु वास्तव में इस लड़की ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी डायरी को लिखा है। इसी कारण से दुनिया की जितनी भी डायरीज है उनमें से ये सबसे अधिक फेमस और प्रचलित है। तो चलो करते हैं इस कहानी की शुरुआत कि वास्तव में उसने अपनी डायरी में क्या लिखा है। अपनी डायरी में लिखना उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव था। ऐसा इसलिए नहीं कि उसने पहले नहीं लिखा था, ऐसा इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति इस 13 ईयर ओल्ड गर्ल की डायरी में या वो क्या करती है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई इंटरेस्टेड है या नहीं, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार इस चीज को लिखना चाहेगी। और वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। लोग आपसे परेशान हो सकते हैं, ऊब सकते हैं, खुश या नाराज हो सकते हैं, लेकिन पेपर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। वो आपसे किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखता है। इसलिए वो उस डायरी को लिखना पसंद करती है और वो आसानी से अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिख सकती है। और वो शांति से कह रही है कि मैं इसी कारण से डायरी को लिखना चाहती हूँ। और वो ये कह रही है कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं इस डायरी को अपना सच्चा दोस्त बनाना चाहती हूँ, चाहे ये लाइव हो या नहीं हो। डायरी को लिखने से पहले वो अपने बारे में बता रही है कि मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं अकेली दुनिया में नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है, मेरे लविंग पेरेंट्स है, 16 ईयर ओल्ड मेरी सिस्टर है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड्स कह सकती हूँ। मेरी फैमिली है, आंट है और अच्छा घर है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मेरे पास मेरी लाइफ में एक कमी है और वो कमी ये है कि मेरी कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं है। इसीलिए वो ये कहती है कि मुझे एक सच्चे दोस्त की आवश्यकता है और इसी सच्चे दोस्त को मैंने फाइनली इस डायरी में खोज लिया है और इसी कारण से मैंने डायरी को लिखना शुरू कर दिया है। और आपको यहाँ पे जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये जो उसका सच्चा फ्रेंड है उसको एन ने एक नाम भी दिया है और वो नाम है किटी। इसका मतलब एन फ्रैंक की जो डायरी है उसका नाम किटी है, जैसे कि प्यारे प्यारे बच्चों का या गर्ल्स का नाम होता है। अब जैसा कि उसने बताया कि मेरे बारे में मेरी दोस्त किटी है, कुछ समझ नहीं पाएगी, इसलिए मैं मेरे जीवन का एक ब्रीफ स्केच जो है मैं किटी को देना चाहूंगी। मेरे फादर इस दुनिया के सबसे प्यारे फादर हैं और उन्होंने
35 की एज पे मेरी मदर से शादी की थी जब वो 25 की थी। मेरी सिस्टर मार्गोट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में पैदा हुई थी और मैं एन फ्रैंक 12 जून 1929 को पैदा हुई थी और लगभग 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही रही। उसके बाद में मेरे फादर 1933 में हॉलैंड चले गए और कुछ समय बाद में मेरी मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक वो भी उनके साथ चली गई। उसके बाद में मेरी बहन और मैं मेरी ग्रैंड मदर के साथ में रहे। मार्गोट मेरी बड़ी बहन दिसंबर में हॉलैंड चली गई और उसके बाद ही फरवरी में उसके बर्थडे के दिन मुझे उसके सामने रख दिया गया या प्रेजेंट कर दिया गया एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में। इसका मतलब फेब में वो अपनी परिवार के बाकी सदस्यों के पास चली गई। मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में उसने अपनी पढ़ाई शुरू की और लगभग 6 तक वो वही रही और फर्स्ट फॉर्म में जब उसने स्टार्ट किया और 6th फॉर्म में जब वो आई तो उनकी जो टीचर मिसेस क्यूपेरियस जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी वो उनसे अलविदा कहते हुए बहुत अधिक दुखी थी क्योंकि 6 साल में उनका उनकी हेडमिस्ट्रेस के प्रति बहुत अधिक स्नेह हो चुका था, इसलिए दोनों आपस में रोने लगी। 1941 में ग्रैंडमा बहुत अधिक बीमार हो गई, उनका एक ऑपरेशन हुआ, इसलिए एन का जो जन्मदिन है एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ में गुजर गया और 1942 में ग्रैंडमा इस दुनिया से चली गई और इस बात को कोई भी नहीं जान पाएगा कि मैं मेरी ग्रैंडमा को कितना प्यार करती थी। यहाँ पे ये कहती है कि अगला मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया उस बर्थडे सेलिब्रेशन में मैंने मेरी ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल एक्स्ट्रा जलाई थी और इसी प्रकार से हम लोग हमारे घर के जो 4 लोग हैं इसी प्रकार से हमारे जीवन को 20 जून 1940 तक आसानी से बिता रहे थे। ये सारी बातें उसने अपनी डायरी को बताई। अब वो आगे लिखती है, मेरी प्यारी दोस्त किटी, मेरी डायरी किटी, हमारी जो सारी क्लास है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और टेंशन में थी क्योंकि ये साल जो है वो पूरा हो चुका था और हमारी मीटिंग होने वाली थी जिसमें ये हम लोगों को पता लगने वाला था कि कौन बच्चा आगे जाएगा और कौन बच्चा पीछे रह जाएगा। हमारी क्लास के कुछ बच्चे तो आपस में बैट लगा रहे थे कि तुम चले जाओगे, ये पीछे रह जाएगा, वो आगे चला जाएगा या वो पीछे रह जाएगा। इस तरह की शर्तें सब लोग लगाने पे लगे हुए थे, लेकिन वास्तव में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता था और उन्हें उसी क्लास में रहना चाहिए, लेकिन टीचर्स के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वो किस बच्चे को पास करे और किस बच्चे को फेल करे। लेकिन मैं मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में किसी प्रकार से चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम सब लोग पास हो जाएंगे। लेकिन मैथ्स में हमें पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगी जब तक कि हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है। और इसी के साथ साथ वो अपने टीचर्स के बारे में बात करती है। हमारे 9 टीचर्स थे, उनमें 7 मैन और 2 वुमेन है। मिस्टर कैसिंग जो कि ओल्ड टीचर हैं, पुराने फैशन वाले व्यक्ति हैं, वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। वो मुझसे काफी नाराज रहते थे, मुझ पे बहुत अधिक गुस्सा करते थे, जैसा कि मैं बहुत अधिक बोला करती थी। उन्होंने मुझे एक बार पनिशमेंट दिया कि आपको एक सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना है, एक चैटर बॉक्स का मतलब जो बहुत ज्यादा चैटिंग करता हो, बात करता हो। और मैं सोचने लगी कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं, मैं बहुत चिंतित थी, लेकिन बाद में मैंने सोच लिया कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ लिखूंगी और अंततः मैंने इस पे लिख के इसको फिनिश किया और इसे एक बार पढ़ा और उसके बाद में मैंने अपने टीचर को ये होमवर्क दे दिया। मैंने अपने ऐसे के अंदर ये लिखा था कि एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है बातें करना और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और जैसा कि मुझे मेरी मदर से ये हैबिट मिली है, मेरी मदर भी बहुत बातें करती है, तो इसी प्रकार से मैं भी बहुत अधिक बातें करती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मिस्टर केसिंग जो है मेरे आर्गुमेंट्स पे काफी हंसने लगे और एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने एक ऐसे और मुझे दे दिया कि इस बार तुम्हें एक ऐसे लिखना है, उसका टाइटल होगा एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और मैंने ये ऐसे भी उनको लिख के दे दिया और उसके बाद में हमारे जो टीचर हैं वो और अधिक नाराज हो गए। उन्होंने मुझे तीसरा ऐसे दे दिया, क्विक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये ऐसे उन्होंने मुझे दे दिया, क्विक क्विक क्विक, जैसे कि हमेशा ये डक्स वगैरह करती रहती है, इस तरह का वर्क उन्होंने मुझे
दे दिया। अब क्लास जो है वो सारे हंसने लगे, मैं भी हंसने लगी और इस टॉपिक पे हम लोग बहुत अधिक हंस रहे थे। अब ये समय था कि मुझे ये मेरा होमवर्क करना था और मेरी फ्रेंड सनी ने मुझे आइडिया दिया, जो कि पोइट्री में अच्छी थी, कि वो इस काम में आपकी हेल्प करेगी, मेरी हेल्प करेगी। और उसने एक पोइट्री मुझे तैयार करके दी और ये बहुत ही शानदार थी। और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा जोक होगा। मैंने मेरी पोएम को मेरे सर के सामने सुनाया, ये बहुत शानदार थी। ये एक मदर डक और फादर स्वैन के बारे में थी, जिनके 3 बेबी डकलिंग थे, जिन्हें पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेक क्वेक किया करते थे। और संयोग से मिस्टर केसिंग जो है, उन्होंने इस जोक को राइट तरीके से लिया। उन्होंने इस पोएम को पूरी क्लास को पढ़ के सुनाया, अपने कमेंट्स भी जोड़ दिए और अन्य क्लासेज में भी सुनाया। उसके बाद में मुझे बात करने की अनुमति मिल गई और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। और इसके बजाय मिस्टर केसिंग जो है, वो हमेशा इन दिनों जोक्स करते थे। इसका मतलब वो पूरी तरह से बदल चुके थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।